हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुद विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट था ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। ये आपका सेकंड पार्ट होगा यूनिट 2 का, जिसमें कि हम लोग लॉ ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हेरिडिटी के डेफिनेशन, उसके मीनिंग के बारे में बताया था और उसके कुछ थियरीज के बारे में बताया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप हेरिडिटी के वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको सर्च करना है वहां पे खूब विज्ञान, तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें वीडियोस में जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने कवर किया है वो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स यहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैंने ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 का भी वीडियो बना के डाला हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ईपीसी का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जो कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का है। ठीक है, इन सारे वीडियोस के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलो फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन, इसके मीनिंग और इसके थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो सिमिलर टू, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना, आप अगर इसके थ्योरीज को समझ जाओगे तो इसके लॉज को भी समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4 लॉज बता रहे हैं जो कि लाइक बिगेट्स लाइक, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, तो सबको पता है कि जैसे हैं वैसे ही उनके प्रोडक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो बोलता है मोस्टली चिल्ड्रन आर लाइक देयर पेरेंट्स, अ चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स इन साइज, कलर, डलनेस, ब्राइटनेस एटसेट्रा। दिस इज मेनली ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म। ठीक है, किसकी वजह से होता है? जर्म प्लाज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को ही जन्म देता है, जो प्लांट है उससे उसी प्लांट के फ्रूट आएंगे। ठीक है, तो यही बोलता है आपका लाइक बिगेट्स लाइक में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खरगोश है आपके पास तो आपके पास बिल्ली आ जाएगा, नहीं। जैसा है वो ये है कि जैसे आप हो वैसे आपके प्रोडक्ट भी आएंगे। तो यही होता है लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है लॉ ऑफ वेरिएशन। बोलता है दिस लॉ हाइलाइट्स दैट देयर आर वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स. The problem arises as to why variation arise. The following can be the possible reason. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ऐसे अराइज होते हैं कि क्यों वेरिएशन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, थियरी आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा। पहले क्या होता था कि जो आपका ये जिराफ होता था वो घोड़े के समान ही होता था। धीरे धीरे जिराफ ने अपनी आदत बदली। ठीक है, क्योंकि उसको पेड़ के पत्ते खाने की आदत थी, जिसकी वजह से अपना वो नेक को क्या करता था, ऊपर उठाता था, तभी तो वो पत्ते खा पाएगा ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वो आदत बन गई। ठीक है, और धीरे धीरे जो नेक्स्ट तो नेक्स्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट जो जनरेशन आती गया, आप उसमें देखने पाओगे कि उसके जो गर्दन है वो धीरे धीरे करके लंबे होते गए। ठीक है, तो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो सिचुएशन की वजह से आते हैं। तो यही आपको बताना चाह रहा है लॉ ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लोगे लॉ ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट in successive generation variation tends to move towards the average of species of which they form a part. The law implies that there is an average for all type of species. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ये जो लॉ है वो implies करता है there is an average for all type of species. ठीक है, the offsprings are always inclined to go towards the average of the species and not to their parents. Third one यहाँ पे बोलता है this is mainly due to the fact that nature does not accept that the offspring to vary too much from the average. ठीक है, most of the time आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से उतना ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनमें जो पेरेंट्स का गुण होता है उतना ज्यादा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जो पेरेंट्स का जो जीन ट्रांसफर होने वाला होता है ना वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। ठीक है, और पेरेंट्स का जीन नहीं ट्रांसफर होके उनके पूर्वजों का जीन ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा करके उनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट वन यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड। मैंने आपको बताया था, आप अगर थ्योरी देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं उनके ट्रांसमिशन के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि एक्वायर्ड ट्रेड्स जो आपके होते हैं ना वो ट्रांसमिट नहीं करते। ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो विजमैन के थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि विजमैन ने क्या किया था, चूहे का पूंछ काट दिया था, लेकिन जो कमिंग जनरेशन आई उसमें उसके पूंछ थे, क्योंकि ऐसा नहीं था ना कि उस चूहे का पहले से पूंछ नहीं था। वो चूहा जब ऑलरेडी आ गया इस धरती पे उसके बाद विजमैन ने उसका पूंछ काटा था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वहां पे
पूछ तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जो आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ना वो ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेंगे। वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ हेरिडिटी। दिस आर फॉलोज। विजमैन रिफ्यूटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स from one generation to other. He was the view that the parents are only the trustee of the germ plasm. ठीक है? Darwin and Lamarck were of the view that favorable variation are passed on the next generation. ठीक है? McDougall was also of the view that instinct are also modified and transmitted. ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही है आपके 4 लॉज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लॉज समझने के लिए आपको थियरी समझना होगा। थियरी समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा प्रीवियस वाला, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप उसको देख लेना, उसके बाद आपको बहुत इजी वे में लॉज समझ में आ जाएंगे। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता क्या है? ठीक है? वातावरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे। बोलता है द वर्ड एनवायरमेंट इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environ which means surrounding. ठीक है? environ जो है आपका ये फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है? बोलता है द वर्ड environment has been explained as surroundings or surrounding object. It is implies that the words means all that surrounds the child from the time of his or her onwards till his or her death. ठीक है? एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से लेके मृत्यु तक वातावरण क्या करता है? उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे जो कि कुछ मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं जे.एस. रॉस के बारे में। तो इन्होंने बोला एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। ठीक है? एनवायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है। पी गिसबर्ड के बारे में इन्होंने बोला एनवायरमेंट इज एवरीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। ठीक है? बोलता है कि एनवायरमेंट जो होता है वो हर एक चीज को क्या करता है? इमीडिएटली सराउंड करता है ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और उनमें क्या करता है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है उसको। ठीक है ना? वुडवर्थ बोलते हैं एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ। ठीक है? बोरिंग, लॉन्गफील्ड एंड वेल्ड ने बोला द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। ठीक है? एनवायरमेंट क्या होता है? सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करता है? सब चीज को अफेक्ट करता है, बस किस चीज को नहीं करता? वो आपके जिन को नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का। ठीक है? तो इंपॉर्टेंस जो है एनवायरनमेंट का वो ये है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है चिल्ड्रन को। ठीक है? वेलबींग बाय प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन फूड एंड न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, डिजीज एंड इम्यूनिटी, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड होप एंड स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Itself divided to physical development, intelligence development, language development, emotional development and social development. ठीक है? एक बच्चा जो होता है वातावरण अपने चारों ओर के वातावरण से ही वो सीखता है कि किस चीज को कैसे और किस तरीके से डेवलप करना है। ठीक है? अगर वो घर में होता है सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज घर से ही सीखता है। घर पे आप उसको जैसे माहौल दोगे वैसे ही वो लैंग्वेज सीखेगा। ठीक है? इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसका सोसाइटी में आके, समाज के बीच में रह के। ठीक है? उसका इंटेलिजेंट डेवलप करेगा। ठीक है? तो वातावरण हमें क्या देती है? फूड, न्यूट्रिशन, वाटर के साथ साथ जो भी चीजें आपको आपके लाइफ में मिलती है वो सारी चीजें क्या होती है? आपको एनवायरनमेंट से ही मिलती है। ठीक है? तो यही चीजें बोल रहा है अगर आप अच्छे से मॉनिटर करोगे बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम पे तो उसकी जो सारी डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी। अगर आप उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं करोगे तो क्या है कि जो बच्चा सीख रहा है ना वो भी ढंग से वो सीखेगा नहीं, और जो उसको पता है ना वो भी वो खराब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर बच्चे का लैंग्वेज, ठीक है, सबसे पहले उसको उसके लैंग्वेज का असर पड़ता है। अगर बच्चा को अच्छे से आती है बोलने और उसको ऐसी जगह में छोड़ दिए जहाँ पे लोग मतलब बहुत रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसको बहुत जल्दी ग्रास्प करेगा। तो इसी के चलते जरूरी है कि आप उसको मॉनिटर करो उसके डेवलपमेंट के टाइम में ताकि वो एक सही डायरेक्शन में जाए। तो इसके लिए जॉन बी वॉटसन ने बोला है एनवायरनमेंट इज द फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर ओवर देयर जेनेटिक मेकअप और नेचुरल टेम्परमेंट। ठीक है? तो एनवायरनमेंट क्या करता है? वो शेप करता है बिहेवियर को, क्या? ओवर देयर जेनेटिक मेकअप और नेचुरल टेम्परमेंट। ठीक है? फिर बोलते हैं जॉन लॉक जो थे उन्होंने बोला कि ही बिलीव दैट, इनका बिलीव था दैट ऑल द चिल्ड्रन आर बॉर्न इक्वल। सारे बच्चे जो होते हैं वो इक्वल बॉर्न होते हैं। दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट, देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट शेप्स अ चाइल्ड
बिहेवियर। ठीक है, तो सबका यही बोलना था कि जो एनवायरनमेंट होता है वही शेप करता है चाइल्ड के बिहेवियर को। तो आप अच्छे से अगर उनके डेवलपमेंट के टाइम पे उनको मॉनिटर करोगे तो वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने डेवलपमेंट के टाइम पे ही इनको अच्छे से देखभाल क्यों नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है एनवायरनमेंट के जिसको कि हम लोग देख लेंगे। तो सबको पता है कि टाइप्स होते क्या है, हम लोग फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे एक एक करके। पहला हम लोग देख लेते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या बोलता है, इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल फीचर। ये क्या करता है, सारे फिजिकल फीचर को इंक्लूड करता है। ठीक है, दैट हैव एन इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, जो कि हर एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। द लैंड, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब कुछ जो आपको फिजिकल मतलब फीचर देता है। ठीक है, क्या बोलता है कि लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया, फूड हो गया, प्लेसेस हो गया, जो भी अदर रिसोर्सेज हो गए, विच मेक फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग इज अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच द मदर लिव्स while the child in her womb। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे जगह पे रह रहे हो, कैसी चीजें कर रहे हो, आपके आस पड़ोस में कैसी है चीजें, उन सारी चीजों का आपके दिमाग में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसी के चलते इम्पोर्टेंट है कि आप जिस प्लेस में उसको साफ सुथरा रखो, या फिर जहाँ पे भी आप रह रहे हो बहुत अच्छे से उस जगह को मेंटेन करके रखो, जिससे कि आपका मेंटल कंडीशन जो है वो थोड़ा सही रहे। तो ये बोलता है दिस विल इंक्लूड एन इंटेलेक्चुअल atmosphere at home, a healthy and intellectual atmosphere at the school and its various constituents. It is in such an atmosphere that the child learns new experience unconsciously which become a part of his mental makeup। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे नोट्स है जिसको कि आप अच्छे से ले सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सबको पता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने आस पड़ोस में घिरा रहता है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको समाज में जाने की जरूरत ही है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताता है द चाइल्ड इज एन सोशल एनिमल। क्या बोल रहा है कि चाइल्ड जो है वो सोशल एनिमल है। पता है कि मनुष्य भी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ही और सी has his or her birth in the family. It is satisfy this instinct that he or she forms group, clubs and various religious bodies. The sum total of these bodies constitute the social environment of the child। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, constitute करते हैं आपके social environment of the child को। ठीक है, तो इसी के चलते जरूरी है कि जिस समाज में वो घुल मिल रहा है, जिन फ्रेंड से, जिन सराउंडिंग में वो है, वो सही होने चाहिए ताकि वो अपने आप को भी सही तरीके से ग्रो कर सके हर एक चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल एनवायरनमेंट। पता होना चाहिए जहाँ पे हम हैं वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के हर एक चीजों के बारे में। तो इसी के चलते कल्चरल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। यहाँ पे बोलता है दिस इंक्लूड सोशल वैल्यूज, customs, tradition and cultural institution which we have established in our society। क्या जो भी कुछ हम करते हैं हमारे सोसाइटी में, वो सारी चीजें बच्चों को क्या है आपको बतानी है, ताकि उसको पता चले कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, वहाँ के कस्टम्स क्या है, वहाँ के सोशल वैल्यूज क्या है, ताकि उसको पता रहे इन सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या होता है। तो सबको पता है कि जब बच्चा धरती पे आता है उसके बाद से फिर नर्चर के साथ साथ नेचर का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अ चाइल्ड इज born with some hereditary traits. They are raw and imperfect at that stage. It is only in a healthy environment that this have their fuller development। ठीक है, सबको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें अंदरूनी कुछ शक्तियां होती है, तो उन सारी चीजों को कहाँ पे निखारता है, वातावरण में ही निखारता है, समाज के बीच में ही रह के निखारता है। ठीक है, फिर बोलता है द सोसाइटी विच इज एन essential part of the environment lays down certain aims and ideas to the pursued by all the members. Thus a healthy environment in which the child lives paves the way for his development in the right direction। ठीक है, तो बोलता है good environment provide good opportunities for development whereas a poor environment retard the even development of the child। ठीक है, अगर आप अच्छा environment दोगे तो बच्चा जल्दी जल्दी चीजों को सीखेगा और एक अच्छा मैनर सीखेगा। लेकिन अगर उसको एक खराब एनवायरनमेंट देखो तो क्या होगा, जो उसने सीखा भी है ना वो भी उसके सारे गुण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दो। आज के टाइम पे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, अच्छा एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड करें ताकि वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सके हर एक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो पहले यहाँ पे बोलता है बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों जरूरी है। वन कंप्लीट द अदर, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इंडिविजुअल अ प्रोडक्ट ऑफ द टू, इम्प्रूवमेंट थ्रू अ बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों जरूरी है। एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जितना नेचर जरूरी है उतना ज्यादा उसका नर्चर भी जरूरी है। ठीक है, तो बोलता है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द लाइफ एंड द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे के लिए बोला जाता है कि वंशानुक्रम और उसके साथ साथ वातावरण दोनों ही जरूरी है। ओके, फिर बोलता है वन कंप्लीट्स द अदर, द हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड्स इनबॉर्न ट्रेड्स, इंस्टिंक्ट्स, IQ, रिफ्लेक्स एक्शन एंड अदर फिजिकल ट्रेड्स। The environment of the child is responsible for the growth and development of all his physical and mental traits and goes a step ahead in developing his social traits। ठीक है, तो पे बोलते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर उसके वंशानुक्रम से जो उसमें आती है ट्रेड्स, ठीक है, जो भी इंस्टिंक्ट होते हैं, जो भी IQ होता है उनका, तो वो इंसान कहाँ पे जाके डेवलप करता है अच्छे से, एनवायरनमेंट में ही, वातावरण के साथ ही, समाज के साथ ही। तो इसी के चलते बोलते हैं कि एक जो होता है वो दूसरे को कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आफ्टर ड्यू एंड केयरफुल एग्जामिनेशन वी फाइंड दैट द टू फोर्सेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये लोग दोनों एक दूसरे के अपोज नहीं है लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। दे हैव द सेम रिलेशनशिप दैट एक्सिस्ट बिटवीन द सीड एंड द सॉइल। ठीक है, तो वो इनका रिलेशनशिप को किसके जैसा बताया गया है, सीड एंड सॉइल का जैसा। विदाउट सॉइल सीड को उगा नहीं सकते हो, ठीक है, और विदाउट सीड आप सॉइल तो बिल्कुल अधूरा ही है, उसमें आप क्या डालोगे फिर। तो इसी के चलते यहाँ पे इनका रिलेशनशिप को सीड एंड सॉइल के जैसा बताया गया कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे, वी रिक्वायर्ड बोथ, दोनों चाहिए। यहाँ पे बोलता है कि हेरिडिटी क्या है, रॉ मटेरियल है आउट ऑफ विच द चाइल्ड इज टू बी डेवलप, जिससे कि चाइल्ड जो होता है वो डेवलप करता है। और एनवायरनमेंट को बोलता है इज अ टेक्निक एंड अदर मटेरियल फॉर द प्रॉपर मैन्युफैक्चर ऑफ द चाइल्ड इनटू अ गुड सिटीजन। ये क्या करता है, एक गुड सिटीजन बनाता है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल अ प्रोडक्ट ऑफ द टू। ठीक है, जो इंडिविजुअल आते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है दोनों के। द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन हैज सम अनबॉर्न ट्रेड्स inherited by a person. The task of the environment is to shape these traits in a person form. It also provides opportunities to the individual to unfold them and fulfill them and to make improvements if possible. Thus, our personality is a product of the two heredity and environment। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे बोलता है दस आवर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट है दो का, मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ये क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट थ्रू अ बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, आप इम्प्रूव करोगे एक बेटर एनवायरनमेंट से ही। ह्यूमन बीइंग आर हाईली अडेप्टेबल, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से चीजों को बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। दे चेंज व्हेन द एनवायरनमेंट चेंज, वो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। In a healthy environment, they improve their behavior, may be slightly late. This is impossible even when heredity is constant. It has been found that children of same heredity brought up in nursery and progressive school so improvement in their behavior after some time। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो लोग होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं चीजों को। आप उनको जैसे वातावरण में डालोगे वो वैसे ही सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा चोर के साथ रहेगा चोरी करना ही सीखेगा, कोई बच्चा अच्छे इंसान के साथ रहेगा तो अच्छे इंसान बनना ही सीखेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं कि आप उसको चोर के साथ रख दो तो वो चोरी करना ना सीखे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोलता है कि कोई बच्चा जो होता है वो नर्सरी में क्या है, उतना ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, फिर किसी भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, फिर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा क्या होता है, आगे जाके वो प्रोग्रेस करने लगता है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, इम्प्रूवमेंट है। अगर उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है तो वो सारी चीजों को सीखना आसानी से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो हैं वो एजुकेशन इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो वातावरण है वो क्या है, बालक के जो विकास है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वंशानुक्रम में क्या होता है कि सारे बच्चे बताते हैं कि एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, बच्चों को डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक बच्चे अलग अलग फील्ड से आए, मतलब अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी क्या है, अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे बोलता है कि जो भी टीचर्स होते हैं या फिर जो भी
पेरेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, उनको ध्यान देना है बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। टीचिंग अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो जब एक टीचर क्लास में जाता है तो क्लास में अगर देखा जाए तो 30 से 33 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी चीजों को समझता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत धीरे चीजों को समझता है, और कोई ऐसा होता है कि उन दोनों के इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो इसी के चलते हर टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को देखते हुए, ठीक है, उनकी मेंटल लेवल को देखते हुए उनको पढ़ाना है, और वैसे ही उनको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है जिससे कि बच्चा सीख सके आसानी से चीजों को, ठीक है। फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे यही बताना चाह रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट में कि एक बच्चा जो होता है सबसे पहले लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, अपने घर से, ठीक है। तो ये मैटर करता है एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा। अगर एक बच्चा अपने घर से लैंग्वेज सीख रहा है तो कौन सी लैंग्वेज आप ऐसे यूज कर रहे हो कि बच्चा उसको सीख रहा है, ठीक है। तो आपको वहां पे भी ध्यान देना होगा कि बच्चे अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं कि नहीं, कहीं पे वो कोई गंदी चीजें तो नहीं सीख रहे हैं ना, वो अच्छी चीजें को ही ग्रैब कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें घर पे भी लोगों को ध्यान देनी, और स्कूल में भी टीचर को ध्यान देनी, क्योंकि घर के बाद ही बच्चा स्कूल जाता है, फिर वहां पे सीखना स्टार्ट करता है। तो दोनों जगह का जो एनवायरनमेंट है वो बताता है कि अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। फिर बोलता है फॉर कैरेक्टर और मोरल डेवलपमेंट। तो अगर देखोगे आप लोग कैरेक्टर और मोरल डेवलपमेंट में, तो क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो समाज में, मतलब क्या होता है, सीखता है, चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका मोटर डेवलपमेंट हो। तो बच्चा क्या करता है, सीखता है, अपने समाज से सीखता है, ठीक है। इसी के चलते पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी ध्यान देना है कि वातावरण बच्चों के समान बनाया जाए, जिससे कि उसका कैरेक्टर और मोरल दोनों अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। टू सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चों को कॉम्प्लेक्स से सेव कर सको, क्योंकि अभी के टाइम पे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, ठीक है। किसी को देख के उसके जैसे बनने की कोशिश करना, या तो फिर किसी और को देख के अंदर ही अंदर उससे जेलस फील करना, या फिर कुढ़ना, ये सारी चीजें क्या है, बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा करती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप एक अच्छा वातावरण देख के ही बच्चों के दिमाग से निकाल सकते हो, ठीक है। टू नो द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों की जरूरतों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप बच्चों की जरूरत को नहीं समझोगे तब तक आप उसकी नीड को पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के चलते बच्चों को जानना है, इसी के चलते बोलता है कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर टीचर्स के लिए, ताकि आप स्कूल में बच्चों को अच्छे से समझा सको, बता सको अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। फिर बोलता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग। तो हर इंसान के लाइफ में ये दोनों पक्ष आते ही आते हैं, मतलब एजुकेशनल एंड वोकेशनल आते ही आते हैं। तो बहुत टाइम, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इसको भी आप दो भागों में देख सकते हो, एक सामान्य और एक विशिष्ट के रूप में। तो सामान्य जो पक्ष होता है उसमें आप देखोगे कि हर इंसान में बहुत सारी चीजें जो क्या होती है, कॉमन होती है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चीजों में देखोगे तो बहुत सारे बच्चों में स्पेसिफिक चीजें होती है, मतलब वो किसी किसी चीज में स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि जो भी आपका सामान्य लाइफ है उसकी शिक्षा क्या होता है, सामान्य टाइप से सबको दी जाती है, लेकिन जो जिस चीज में आप स्पेसिफिक हो, जिस चीज में आप स्पेशल हो, जो चीज को आप जान रहे हो, ठीक है, हाँ मेरे को ये करना है, तो उन सारी चीजों की शिक्षा क्या होती है, उनकी हेरिडिटी और उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। उनकी हेरिडिटी को देखते हुए ऐसे एनवायरनमेंट सेट करना चाहिए ताकि आप उसको स्पेसिफिक फील्ड में आप उसको आगे बढ़ा सको, ठीक है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन सारे पॉइंट्स को खुद से कम 4-5 लाइन तो डील कर ही सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।